हेलो एवरीवन। एमआईक्यू में आपका स्वागत है। आज से हम पॉलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं और पॉलिटी में हम भारतीय संविधान के विकास के इतिहास से लेकर पूरी पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी देश हो तो उसमें उस देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उस देश में लोगों का सम्मान और उनके अधिकार सुरक्षित रहें, उसके लिए उस देश में संविधान का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उस देश में संविधान का सही से पालन ना हो तो जो वहाँ की डेमोक्रेसी है वह नहीं चल पाती है। कोई भी डेमोक्रेसी हो उसमें मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। एक होती है लेजिस्लेटिव यानी विधायिका। विधायिका का काम होता है विधि बनाना। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम होता है जो विधायिका ने जो कानून बनाए हैं उनको लागू करवाना। और तीसरा पिलर होता है डेमोक्रेसी का ज्यूडिशरी। ज्यूडिशरी को मतलब होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका अगर कोई भी व्यक्ति के अगर अधिकारों का हनन हो तो न्यायपालिका उसे न्याय दिलाती है। मुख्यतः इन तीन पिलर्स पर ही कोई भी डेमोक्रेसी आधारित होती है और इन तीन पिलर्स को डेमोक्रेसी के इन तीन पिलर्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए उस देश में संविधान का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम भारतीय संविधान के विकास को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का विकास सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए यह पहला अधिनियम था। यानी इससे पहले जब तक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आया था तब तक भारत में जो शासन किया जाता था उससे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अनुसार करती थी। किसी को भी कोई भी कभी भी मार दिया जाता, उस पर कोई भी कानून नहीं था और कुछ भी उस पर न्याय नहीं दिलाया जाता था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित किया जाने लगा। इस अधिनियम के बाद ही बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल जनरल कहा जाने लगा। यानी अभी तक जो बंगाल के जो हेड थे उन्हें बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। और बंगाल है उसके जो पहले गवर्नर थे वह थे रॉबर्ट क्लाइव। अब जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के जो अंतिम गवर्नर थे उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स और उन्हें बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। बंगाल के जो अंतिम गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स, उन्हें बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। और इसी अधिनियम के तहत यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कोलकाता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें तीन अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम क्या था, एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। इसके बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इस प्रकार मतलब कंपनी के जो वाणिज्यिक यानी व्यापारिक कार्य थे और जो राजनीतिक कार्य थे, जो शासन व्यवस्था देखी जाती थी, उन कार्यों को दोनों को अलग अलग कर दिया गया। वाणिज्यिक कार्यों के लिए यानी व्यापारिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया। यानी जो व्यापारिक कार्य थे उनके नियंत्रित करने के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई और जो राजनीतिक कार्य थे उनको नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया। और जो अब कंपनी के क्षेत्र थे भारत में, जहाँ जहाँ कंपनी का विस्तार था, उसे ब्रिटिश भारत कहा जाने लगा। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही जहाँ जहाँ कंपनी का विस्तार था उसे अब ब्रिटिश भारत के रूप में जाने लगा। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। यानी भारत में अभी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी और कोई भी अन्य अंग्रेज यहाँ व्यापार नहीं कर सकता था। अब सभी अंग्रेजों के लिए भारत में व्यापार के दरवाजे खोल दिए गए। ईसाई धर्म समुदाय को भारत में अपना प्रसार करने के लिए अनुमति दी गई। यानी जो ईसाई मिशनकारी थे, क्रिश्चियन मिशनकारी थे, उन्हें भारत में अब अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए अनुमति मिल गई। और यह सब 1813 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 ने बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे अब उन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्हें ही अब भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने।
इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी भारत में व्यापार करती थी, उसकी जो गतिविधियां थी, जो भी वह भारत में नियंत्रण करती थी, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 में कंपनी के कर्मचारियों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से कराई जाने लगी। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कर्मचारी थे, जो बड़े बड़े पद थे, अब उनकी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाने लगी और इस ईस्ट इंडिया कंपनी में अब कोई भी भारतीय प्रतियोगी परीक्षा देकर पद पा सकता था और सभी भारतीयों के लिए सिविल सेवा के दरवाजे खोल दिए गए। गवर्नर जनरल के परिषद और विधायी कार्यकारी कार्य अलग अलग कर दिए गए। यानी गवर्नर जनरल के जो परिषदी कार्य थे और जो कार्यकारी कार्य थे, उनको अलग अलग कर दिया गया। और 1853 के चार्टर एक्ट को अंतिम चार्टर अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद आया 1858 का भारत शासन अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1857 में जो विद्रोह हुआ था, 10 मई 1857 को जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद यह भारत शासन अधिनियम 1858 आया और इसमें कंपनी का जो शासन था उसे ब्रिटिश क्राउन के हाथ को सौंप दिया गया। यानी अब भारत में जो भी शासन किया जाएगा वह सीधे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा यानी रानी विक्टोरिया के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। और गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया और भारत के पहले वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, उन्हें भारत के पहले वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी समाप्त कर दिया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बने थे, उन्हें पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब भारत में जो भी शासन होगा वह सीधे ब्रिटिश क्राउन से नियंत्रित किया जाएगा। उसके बाद आया 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट यानी भारत परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम में वायसराय के कार्यकारी और विधायी परिषद जैसे कार्यों में पहली बार भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए अवसर दिए गए। यानी भारतीयों को विधायी परिषद में और कार्यकारी कार्यों में मौके दिए गए। अब उन्हें इस विधायी परिषद में शामिल होने के मौके दिए गए। केंद्र और प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई। यानी केंद्र में और प्रांतों में यानी राज्यों में और संघ में कई विधान परिषद की स्थापना की गई। और इस प्रकार फिर आया 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। अब अप्रत्यक्ष चुनाव भी किया जाने लगा और इसी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत विधान परिषद के आकार को बढ़ा दिया गया और उन्हें बजट पर चर्चा करने और कार्यकारी प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति प्रदान की गई। 1892 की इंडियन काउंसिल एक्ट से पहले कभी भी कंपनी के द्वारा बजट का जो बजट शब्द था उसका कोई भी चर्चा नहीं की गई थी। 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत ही बजट की चर्चा की गई। उसके बाद आया 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। 1909 को इंडियन काउंसिल एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जो मिंटो थे वो एक वायसराय थे और मार्ले एक भारतीय सचिव थे। इन दोनों ने मिलकर इस एक्ट को तैयार किया था, इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। इस एक्ट के तहत भारत में जो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या थी उसे 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद का नाम बदलकर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया। यानी जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसका नाम अब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया। और इसी माल्य मिंटो सुधार के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय हेतु अलग चुनाव प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया और अलगाववाद के बीज बोए गए। यानी अब भारत में मुस्लिम क्षेत्र में केवल मुस्लिम ही उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और उसमें केवल मुस्लिम वोटर्स ही वोट डाल सकते हैं, हिंदू वोटर्स उसमें वोट नहीं डाल सकते। इस प्रकार भारत में फूट डालो की राजनीति शुरू कर दी गई। इस अधिनियम को 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय नेशनल कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1916 में इसे स्वीकार कर लिया, जिससे भारत में जो पाकिस्तान और भारत की जो मांग थी वह शुरू हो गई। भारतीयों को पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया। जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होती है, अब उसमें भारतीयों को भी शामिल कर लिया गया। अब हमने इतने सारे एक्ट पढ़े, उनसे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वह क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और इनका आंसर जरूर करिए। पहला क्वेश्चन है, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? तो कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण को
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण बना दिया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था। अगला क्वेश्चन है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किसके लिए था। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था वह व्यापारिक मामलों के लिए था कि राजनीतिक मामलों के लिए था या उस कौर के लिए था। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था वह राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया था और व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कौन से अधिनियम के द्वारा भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एकाधिकार बनाए रखी थी उसको किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो 1813 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कौन से अधिनियम को माल्य मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। तो जो 1909 का अधिनियम था उसे माल्य मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि की गई। तो जो प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि 1909 में जो माल्य मिंटो सुधार था उसमें ही प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि की गई और विधान परिषद में सीटों की संख्या जो 16 थी उसे बढ़ाकर अब 60 कर दिया गया। इसी के साथ आज का हमारा पॉलिटी का वीडियो कंप्लीट होता है। अब हम आगे के जो एक्ट थे और जो कुछ भी डिटेल्स हैं अब हम उसे पॉलिटी के अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो में कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।